हेलो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था पार्ट 2 वर्ण विचार, जिसमें हमने सीखा था वर्ण की परिभाषा। वर्ण के साथ साथ हमने सीखा वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से वर्ण के दो प्रकार होते हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, अब हमने स्वर के प्रकार देखे थे। स्वर कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा था। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है? अहम और अहा को हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा था आपसे अहम और अहा में अम में जो बिंदी लगती है इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे हम? अनुस्वार। और अहा की जो दो बिंदियां होती है वो क्या कहलाती है? विसर्ग। अ के ऊपर जो एक चंद्र जैसा बना होता है वो क्या कहलाता है? आगत स्वर। और अम के ऊपर जो चंद्र भी बना हो और बिंदी भी लगी हो अ के ऊपर, तब वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये क है ना, ये क अनुनासिक। ठीक, तो आपने जाना था स्वर, उसके बाद आपने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन आपने पढ़ा था क से लेकर के फ तक पढ़ा था आपने। और कुल कितने वर्ण हुए थे? स्वर कितने हैं हमारे? 33। और व्यंजन कितने हैं हमारे? स्वर कितने हैं हमारे? 11। और व्यंजन कितने हैं हमारे? 33। ठीक है। स्वर के साथ में आपने ये जाना था कि स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर मात्राओं के रूप में लगते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो व्यंजन है, व्यंजन अ स्वर से मिलकर बनते हैं। सभी व्यंजनों के साथ में स्वर को जोड़ने पर ही वो पूर्ण होते हैं। अर्थात व्यंजनों का प्रयोग करते समय वे स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, जबकि स्वर को बोलने के लिए किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद अभी जैसे मैंने बोला, आपको मैंने बताया कि आहा अम है और ये आहा है। कल जब मैंने स्वर आपको बताया था उसके बाद मैंने आपको बोला था ये दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे। असल में इनको ना तो स्वर में लिया जाता है और ना ही व्यंजन में लिया जाता है। कारण जैसे ये अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? शीघ्र रेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है। अनुस्वार जो शीघ्र रेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है, इसके लिए होता ये है कि ये एक इसका प्रयोग जो हम करते हैं न के रूप में करते हैं। ठीक, इसका उच्चारण जो होता है न के रूप में। जैसे अनुस्वार से जुड़े हुए यदि हम कुछ शब्द देखते हैं, अनुस्वार से जुड़े हुए यदि हमने कुछ शब्द देखे तो वो शब्द कुछ ऐसे होंगे। अंत, ठीक है। उसके बाद जैसे बंदर, अंदर, ये सारे शब्द हम देख रहे हैं। क्या है? इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। ठीक, आहा, आहा जो है उसमें पाई के दाहिनी ओर दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। पाई के दाहिनी ओर दो बिंदुओं के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या हो गया? विसर्ग कहलाता है। और चूंकि आपने देखा कि इनके सिर्फ बिंदियों को ही प्रयोग में लाया जाता है, इनके बिना भी इनकी अपूर्ण है, लेकिन इनमें ना तो स्वर के गुण पाए जा रहे हैं और ना ही व्यंजन के गुण पाए जा रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को एक साथ में कहते हैं आयोवा।
उच्चारण का अ, मतलब इसके ऊपर एक चंद्र बना होता है, इसे कहते हैं आगत स्वर। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो इसका उदाहरण है बॉल, कॉलेज, और कॉपी। कॉपी जो हम कहते हैं आज, ठीक है, इसमें ये सब जो चंद्र लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, आगत स्वर। उसके बाद चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु या अनुनासिक, अनुनासिक जो है वो भी चंद्र के ऊपर बिंदु लगाकर भी बोला जाता है, नाक से बोला जाता है थोड़े कुछ हद तक। इसका उच्चारण यदि हम देखें तो आपने देखा होगा सांप, ठीक, और उसके अलावा चिड़िया, यदि हम कहते हैं तो बहुवचन में यदि हम कहते हैं चिड़िया, ठीक, इन सारे शब्दों पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। और क्या होगा, सीटियां। इसके अलावा और हम अनुनासिक का प्रयोग यदि हम देखें तो और क्या हो गया अनुनासिक का प्रयोग, चूड़ियां, ठीक। इस तरीके से हमने देखा अनुनासिक का प्रयोग जहां पे चंद्र बिंदु लगाई जाती है। तो इसमें अलग अलग तरीके के चार और प्रयोग किए जाते हैं, स्वर वर्ण प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे यदि हम पढ़े तो हमने पढ़ा था व्यंजन पहली कक्षा में, यानी वर्ण विचार के पहले भाग में हमने पढ़ा था व्यंजन, 33 व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। अब वो जो 33 व्यंजन है वो 33 व्यंजन के अलावा और भी व्यंजन होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, पहला आता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो बेटा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। वैसे यदि आप परिभाषा देखें सबसे पहले तो संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है आपको, दो व्यंजन एक साथ होंगे, ठीक है। यदि दो व्यंजन एक साथ हैं तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। लेकिन आपने यहाँ पे भी देखा कि चारों कैसे लिखे हुए हैं, अकेले अकेले लिखे हुए हैं, यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी दिखाई मैंने इसमें, 4। अब वो संयुक्त व्यंजन में क्या है, श, त्र, ज्ञ, श्र, या आप यूं कह सकते हैं श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक या श्रीमान, ठीक। अब देखिए ये दोनों के ये चारों जो वर्ण है आपके किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये पहला जो छ है वो बना हुआ है क और श, श षट्कोण का, और क, ये दोनों मिलकर बने छ, त्र, क, र, त्र, ज्ञ, ज और इय से मिलकर बना है ज्ञ, श्र, शक्कर का श्र और र, इनसे मिलकर बना है श्र। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन चारों व्यंजनों को दो दो व्यंजन आपस में मिलकर बनाते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब आगे हम आते हैं द्विगु व्यंजनों पर।
अनुस्वार पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जब दो व्यंजन जिसमें से एक व्यंजन आधा एक व्यंजन पूरा, ठीक, एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा, वो मिलकर के किसी नए शब्द की रचना करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक। अब ये देखिए इसके उदाहरण जैसे विद्या, वी आधा द या, अस्त, उसके अलावा अस्त, फिर है पंक्तियां, ये दोनों एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, और दोनों व्यंजन अलग अलग है। जबकि द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? दोनों एक ही व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या हो रहा है? आधा भी वही व्यंजन है, पूरा भी वही व्यंजन है। और संयुक्ताक्षर में क्या हो रहा है? दोनों व्यंजन अलग अलग है, एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अब हमने देखे कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पर स्वरों को देखने से पहले हम एक बार आपको अहम और आपका जो अनुस्वार और अनुनासिक जो होता है उसका जो उच्चारण तरीका होता है उसके बारे में एक वीडियो के साथ है गेंदा फूल, कंकर, पतंग, पंख, अंगूर, परिचय। इन शब्दों को पढ़ें तथा चंद्रबिंदु के उच्चारण का बात करके समझें। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, चांद, आंख, सांप, बांध, गांधी जी। समझना और सिखाना। अनुस्वार का उच्चारण आधे द के जैसा होता है, जैसे चंदन, बंधन, 15 आदि। अनुस्वार का उच्चारण जीभ के अग्रभाग को ताल में छूते हुए आवाज निकालते हुए होता है। अनुस्वार का उच्चारण कंठ के पास होता है, जैसे चांद, बांध, आंधी, मां आदि। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भेद होता है। जैसे अनुस्वार का उच्चारण जीभ के अग्रभाग को छूते हुए, ठीक है, अग्रभाग को तालू में छूते हुए होता है। यानी चंदन, आप देखेंगे यदि चंदन, बंदन, देखिए आपका जीभ जो है ऊपर वाले तालू के भाग को, जीभ का अग्रभाग आपके तालू को छू रहा है, उस तरीके से अनुस्वार का उच्चारण होता है। और अनुनासिक कंठ के पास होता है। चांद, चांद, बांध, आंधी, मां आदि। समझ आया? तो उच्चारण से फर्क आप देख सकते हैं दोनों। प्रयोग। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें ताकि अनुनासिक तथा अनुस्वार की ध्वनि एवं प्रयोग से परिचित हो सके। जैसे मां ने कंगन पहने हैं, मंजूना कुएं से पानी भर रहा है, भंवरा फूलों पर मंडराता है, संजय आंधी में फंस गया है, चंदन ने रक्षाबंधन अपने घर के आंगन में मनाया। इसमें आप देखिए मां ने कंगन पहने हैं, कंगन अनुस्वार और मां में
इसीलिए किसी ध्वनि का उच्चारण तथा प्रयोग उचित रूप में करना आवश्यक है। इस प्रकार हमने क्या देखा, अनुनासिक और अनुस्वार दोनों के उच्चारण अलग है एवं स्पष्ट है तथा इनकी ध्वनि का उच्चारण तथा प्रयोग सही रूप में करना आवश्यक है। ठीक है, तो अब आप अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में सही अंतर कर पाएंगे और दोनों का उच्चारण स्पष्ट और प्रयोग सही प्रकार से कर पाएंगे। ठीक, इसकी और यदि हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं स्वर के प्रकार। अभी तक हमने देखा था वो स्वरों में जो कुछ अलग ध्वनियां हैं उनमें से अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हमने जाना। उसके साथ ही मैंने आपको विसर्ग और आगत स्वर के बारे में बताया। अब हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ह्रस्व यानी कि छोटा या जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। अ, इ, उ, ऋ। आप स्वयं ही ये चारों वर्णों का उच्चारण करके देख सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है। अब दूसरे आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में यदि हम जाए तो वही समान भाषा और नाम के अनुरूप यदि हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम आते हैं प्लुत पर। प्लुत जो होता है वह इससे और अधिक समय लेता है, अर्थात ऐसे स्वर, प्लुत ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। ठीक, इसमें अभी उदाहरण में सिर्फ ओम का उच्चारण लिया जाता है, ओम को उदाहरण स्वरूप लिया जाता है। मगर आप इसका और उपयोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं गायन। गायन में कैसे आपने देखा होगा, गायक हमेशा जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें हमेशा आलाप लिया जाता है। आलाप अर्थात किसी स्वर को किसी खास आवृत्ति में खींचा जाता है और उस आवृत्ति को ऊपर नीचे भी वो करते हैं, लेकिन एक खास स्वर को खींचते हैं। तो जब वो एक खास स्वर को खींचते हैं काफी समय तक, तो वो आलाप कहलाता है। वही आलाप फ्लूट कहलाता है। जैसे ओम का उच्चारण साधारणतः हम करते हैं, सभी करते हैं। आमतौर पर आप कभी गायत्री मंत्र बोल करके देखिए तो क्या बोलेंगे आप, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो देखा आपने, ओम हमने स्पेशली बहुत ज्यादा जोर देकर बोला। ठीक है, तो जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उच्चारण में वो क्या कहलाते हैं, प्लुत कहलाते हैं। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं इसमें र वर्ण के प्रयोग। र वर्ण के प्रयोग हम 4 रूपों में करते हैं। 4 रूप कौन से हैं, पहला है इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके हम करते हैं। ये जो होता है इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, प्रश्न, चक्र
गरीब, इसमें कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा। परिचित, छोटी की मात्रा। रैदास, कवि का नाम है ये, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। तो इस तरीके से र का प्रयोग हमने 4 रूपों में देखा कि आड़ी रेखा के रूप में या तिरछी रेखा के रूप में आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ तो छोटी सी रेखा के रूप में या उल्टी वी के रूप में, तीसरा शिखर रेखा के ऊपर सी के रूप में, और चौथा सभी मात्राओं के साथ सामान्यतः व्यंजनों के जैसे उसका उपयोग। इसके अलावा री की जो मात्रा होती है वह पाई के नीचे छोटे से सी के रूप में लगाई जाती है। ये जो मात्रा होती है इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? कृपा, वृहद, नृप। ठीक है, इस प्रकार आपने र का प्रयोग जाना, र के विभिन्न प्रयोग जाने। आगे हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से आपको ये उदाहरण देखकर याद आ रहा होगा, इस पाठ के शुरुआत में मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? किताब का, कि किताब के वर्णों को यदि हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, या यूं कहें कि एक शब्द को यदि हम अलग अलग करेंगे, वर्णों में तोड़ेंगे उसे, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या हुआ या उसकी परिभाषा क्या हुई? वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो जैसे कि किताब को मैंने लिखा है क धन ई धन त धन आ धन ब धन अ, अर्थात क फिर ई की मात्रा लगी है उसमें, फिर त फिर आ की मात्रा लगी है, फिर ब जो भी व्यंजन है उसके साथ में स्वर जुड़ा रहता है। वैसे ही मैंने अपने नाम का वर्ण विच्छेदन किया है। तो मेरा नाम क्या है? कामना। यहाँ मैंने अपने नाम का वर्ण विच्छेदन किया है क धन आ धन म धन अ धन न धन आ। इसी प्रकार आपको भी अपने नाम का, अपने मम्मी पापा के नाम का वर्ण विच्छेदन अपने भाई बहनों के नाम का करना है, ताकि आप वर्ण विच्छेदन करना अच्छे से सीख जाए। इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है? वर्ण, वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों के बारे में हमने सीखा, व्यंजनों के बारे में हमने देखा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जाते हैं, व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद हमने देखा स्वरों में 4 अलग चिन्ह हम चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं उनका, जिसमें से अंतिम 2 जो अं और आहा है उसे हम संयुक्त रूप से आयोग वहा कहते हैं। उनका जो प्रयोग किया जाता है वो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में किया जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि आगत स्वर होते हैं और साथ ही साथ आगत स्वर के साथ में एक अनुनासिक होता है जिसे चंद्र बिंदु हम कहते हैं। उसके बाद हमने जाना स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के 3 प्रकार हमने सीखे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर हम यदि व्यंजन में आए तो व्यंजन में हमने जाना संयुक्त व्यंजन, कि कैसे 2 व्यंजनों से, विभिन्न व्यंजनों से मिलकर 4 संयुक्त व्यंजन बने हैं। उसके बाद हमने जाना द्वित्व व्यंजन, जो एक ही व्यंजन के एक आधा और एक पूरा वर्ण को मिलकर शब्द बनाने को कहते हैं द्वित्व व्यंजन। उसके बाद हमने जाना संयुक्ताक्षर, जो 2 अलग अलग व्यंजन में जिसमें एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है, ऐसे व्यंजन मिलकर जब शब्द बनाते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उसके बाद हमने जाना र के विभिन्न प्रयोग, फिर अंत में हमने जाना वर्ण विच्छेद। इस प्रकार इस पाठ में हमने ये सारी गतिविधियां की। इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप वेबसाइट से इसका कार्य, पुस्तक का भी और कॉपी का भी अपना पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।